नमस्कार। आज हम सौर मंडल के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है, सौर मंडल एक विस्तृत परिचय, और इसके आधार पर हम सौर मंडल को सिर्फ ग्रहों की सूची से आगे बढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि अक्सर हम सूरज, 8 ग्रह बस यहीं तक सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत बताता है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। इसमें बौने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, बहुत कुछ है। तो चलिए इसी जानकारी के साथ परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र से, सूरज। हाँ जी, सूरज हमारा तारा। स्रोत इसे सौर मंडल का ऊर्जा केंद्र कहता है। और ये ऊर्जा आती है नाभिकीय संलयन से। न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जहां हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। प्रकाश, गर्मी, सब वहीं से। और यही ऊर्जा है जिसने पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाया। दिन और रात भी तो इसी की वजह से हैं। बिल्कुल। स्रोत में जो आंकड़े दिए हैं वो भी कमाल के हैं। व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर। हाँ, बहुत विशाल है। और हमसे दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर। सोचिए, इतनी दूर से भी इतना असर। सही कहा। और सिर्फ ऊर्जा नहीं, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वही तो सब कुछ थामे हुए है। अच्छा। हाँ, सारे ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सब इसी के चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। ये पूरे सिस्टम का एंकर है, कह सकते हैं। ये अहम बात है। तो सूरज के बाद अब आते हैं ग्रहों पर। 8 ग्रह। हाँ, 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और स्रोत इन्हें 2 खास समूहों में बांटता है, ये जानना जरूरी है। हाँ, बताइए। पहले 4 यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भीतरी ग्रह है। इनर प्लैनेट्स। हाँ, इनर प्लैनेट्स। ये सूरज के नजदीक हैं और इनकी सतह चट्टानी है, ठोस जमीन वाली, जैसे हमारी पृथ्वी। बिल्कुल। और फिर आते हैं बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आउटर प्लैनेट्स। इन्हें स्रोत गैस और बर्फीले दानव कहता है। हाँ, गैस एंड आइस जाइंट्स, नाम से ही पता चलता है। बृहस्पति और शनि तो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल गोले हैं। बहुत बड़े। हाँ, बृहस्पति तो इतना बड़ा है कि उसमें सैकड़ों पृथ्वी समा जाएं। अरे बाप रे। और अरुण और वरुण, उन्हें बर्फीले दानव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें गैसों के साथ साथ पानी, अमोनिया, मीथेन, ये सब जमी हुई हालत में, मतलब बर्फीले रूप में ज्यादा हैं। तो उनकी बनावट बिल्कुल अलग है भीतरी ग्रहों से। हाँ, बहुत अलग। और आकार में स्रोत बताता है कि बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा। हाँ, ये तो है ही। ये जो विभाजन है, चट्टानी और गैसीय बर्फीले, क्या इसका सौर मंडल के बनने से कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा सवाल है। माना यह जाता है कि जब सौर मंडल बन रहा था तो सूरज के पास तापमान बहुत ज्यादा था। अच्छा। तो वहां हल्की गैसें टिक नहीं पाईं, वो उड़ गईं। सिर्फ भारी चट्टानी चीजें बचीं। और दूर? और सूरज से दूर जहां ठंडा था वहां गैसें और बर्फ जम सकें, और उन्होंने मिलकर ये विशाल गैसीय और बर्फीले ग्रह बनाए। तो हाँ, ये विभाजन हमें उसके बनने की कहानी बताता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, ग्रहों के बाद आते हैं बौने ग्रहों पर, ड्वार्फ प्लैनेट्स। प्लूटो का नाम तो सबने सुना है। हाँ, प्लूटो सबसे मशहूर उदाहरण है। बौने ग्रह मतलब ये भी सूरज का चक्कर लगाते हैं, ग्रहों की तरह गोल भी होते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण से। तो फिर ग्रह क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपनी कक्षा के आसपास का जो इलाका है उसे बाकी छोटी मोटी चीजों से साफ नहीं किया होता। ये एक जरूरी शर्त है ग्रह कहलाने के लिए। अच्छा, तो ये फर्क है, मतलब अपना रास्ता क्लियर करना होता है। हाँ, कह सकते हैं। इसी वजह से 2006 में प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटाकर बौना ग्रह बना दिया गया। प्लूटो के अलावा स्रोत में एरिस, हाउमिया, माके और सीरीज का भी जिक्र है। सीरीज? वो तो क्षुद्र ग्रह घेरे में है ना? हाँ, बिल्कुल। सीरीज क्षुद्र ग्रह घेरे की सबसे बड़ी चीज है, और क्योंकि वो गोल है और सूरज का चक्कर लगाता है तो उसे बौना ग्रह भी माना जाता है। तो वो क्षुद्र ग्रह भी है और बौना ग्रह भी। हाँ, ये दिखाता है कि वर्गीकरण कई बार ओवरलैप कर सकता है। सौरमंडल में चीजें साफ कैटेगरीज में हमेशा फिट नहीं होती। समझ गई। अब आते हैं उपग्रहों पर, मून्स, जैसे हमारा चांद। हाँ, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन बाकियों के पास तो बहुत सारे हैं। हाँ, खासकर बाहरी ग्रहों के पास बृहस्पति और शनि के पास तो दर्जनों हैं। स्रोत भी कहता है, और रिवीजन में भी ये कंफर्म किया गया है कि बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा ज्ञात उपग्रह हैं। इतने सारे क्यों? उनका गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है कि वो अपने पास से गुजरने वाले छोटे पिंडों को पकड़ लेते हैं, अपनी कक्षा में खींच लेते हैं, तो वो उनके चांद बन जाते हैं।
ये तो अपने आप में छोटे छोटे सौरमंडल जैसे हो गए। हाँ बिल्कुल। और स्रोत में बृहस्पति के एक उपग्रह गैनीमीड का खास जिक्र है। हाँ, गैनीमीड, वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा? बुध ग्रह से भी बड़ा बताया गया है। हाँ बिल्कुल, वो बुध ग्रह से भी बड़ा है। ये कमाल की बात है कि एक चांद एक ग्रह से बड़ा हो सकता है। वाकई। और गैनीमीड सिर्फ बड़ा ही नहीं है, उसकी अपनी क्या कहते हैं, अंदरूनी संरचना है। शायद जमीन के नीचे समुंदर भी हो सकता है। उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है। अरे वाह। हाँ, वो और शनि का उपग्रह टाइटन, जिसका अपना घना वायुमंडल है। ये दिखाते हैं कि उपग्रह भी बहुत जटिल दुनियाएं हो सकती हैं, सिर्फ पत्थर के गोले नहीं हैं। अच्छा, अब थोड़ा अंदर की तरफ लौटते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच का इलाका, क्षुद्र ग्रह घेरा, एस्ट्रॉइड बेल्ट। हाँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट। स्रोत इन्हें छोटे छोटे चट्टानी पिंड बताता है। क्या ये किसी टूटे हुए ग्रह के टुकड़े हैं? ऐसा सुना है मैंने। ये एक आम धारणा है, पर ज्यादातर वैज्ञानिक अब मानते हैं कि ये वो सामान है जो कभी ग्रह बन ही नहीं पाया। अच्छा। क्यों नहीं बन पाया? शायद बृहस्पति के बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण उसने वहां किसी बड़े ग्रह को इकट्ठा होने ही नहीं दिया। तो ये एक तरह से सौर मंडल के बनने के समय के बचे हुए टुकड़े हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये इतिहास के सुराग हैं। हाँ बिल्कुल। इनका अध्ययन हमें सौर मंडल की शुरुआत के बारे में बताता है। और सीरीज भी तो यही है, जो बौना ग्रह भी है। हाँ, सीरीज इसी घेरे की सबसे बड़ी चीज है। तो इस घेरे में भी धूल के कण से लेकर सीरीज जैसे सैकड़ों किलोमीटर बड़े पिंड तक सब कुछ है। लाखों हैं ये। लाखों। ठीक है, अब आते हैं धूमकेतुओं पर, कॉमेट्स, जिन्हें अक्सर पूंछ वाला तारा कह देते हैं लोग। हाँ, हालांकि वो तारे नहीं होते, वो असल में बर्फ, धूल और गैसों के गोले होते हैं। बर्फ के गोले? हाँ, जमी हुई गैसें, पानी की बर्फ, धूल, ये सब। और ये आते हैं सौरमंडल के बहुत बाहरी ठंडे इलाकों से, जैसे कूपर बेल्ट या ऊट क्लाउड। और पूंछ वो कैसे बनती है? जब उनकी लंबी अंडाकार कक्षा उन्हें सूरज के पास लाती है, तो सूरज की गर्मी से उनकी बर्फ पिघलने लगती है, गैस बनने लगती है। अच्छा। यही गैस और धूल सूरज की रोशनी और सौर हवा के कारण पीछे की तरफ धकेल दी जाती है, जिससे वो चमकदार पूंछ बन जाती है। तो वो पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी तरफ होती है? हाँ बिल्कुल, चाहे धूमकेतु सूरज की तरफ आ रहा हो या दूर जा रहा हो, पूंछ हमेशा सूरज से परे होगी। ये दिलचस्प है। सबसे मशहूर हैली का धूमकेतु है। स्रोत कहता है हर 76 साल में दिखता है। हाँ, हैली कॉमेट। ये एक नियत समय पर लौटने वाला धूमकेतु है। पिछली बार 1986 में आया था। तो अगली बार 2061 के आसपास। कुछ लोग शायद जिंदगी में 2 बार देख पाते होंगे। हाँ, संभव है। आखिर में बात करते हैं उल्काओं की, मीटियोर्स, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। हाँ, टूटता तारा। स्रोत बताता है कि ये अंतरिक्ष से आने वाले छोटे पत्थर या धूल के कण हैं। मीटियोरॉइड्स। हाँ, जब वो छोटे टुकड़े मीटियोरॉइड्स पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेजी से घुसते हैं, तो हवा से रगड़ खाकर घर्षण, फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन के कारण वो जल उठते हैं और हमें आसमान में एक चमकदार लकीर दिखती है। वही है उल्का या मीटियोर। ज्यादातर तो जलकर खत्म हो जाते होंगे। हाँ, ज्यादातर हवा में ही भस्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई टुकड़ा बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। मीटियोराइट। बिल्कुल, मीटेराइट। और ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत कीमती होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे अंतरिक्ष से आए नमूने हैं। इनसे हमें क्षुद्र ग्रहों की बनावट का पता चलता है। कभी कभी मंगल या चांद के टुकड़े भी मिलते हैं। ये सौर मंडल के शुरुआती दिनों के पदार्थ हो सकते हैं। तो ये सीधे इतिहास का टुकड़ा हाथ में आने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटें, केंद्र में सूरज है, फिर अंदर के चट्टानी ग्रह, फिर क्षुद्र ग्रहों का घेरा, फिर बाहर के विशाल गैस और बर्फीले ग्रह जिनके ढेर सारे चांद हैं, जैसे वो बहुत बड़ा गैनीमेड। हाँ। फिर बौने ग्रहों का इलाका जैसे प्लूटो, कभी कभार दिखने वाले पूंछ वाले धूमकेतु और आसमान में जलने वाली उल्काएं। बिल्कुल, ये स्रोत हमें यही दिखाता है कि सौरमंडल सिर्फ 8 ग्रहों का नाम नहीं है। ये एक बहुत जटिल और भरा पूरा सिस्टम है। हाँ, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण से, सूरज की ऊर्जा से, भीतरी और बाहरी ग्रहों का फर्क, बृहस्पति जैसे ग्रहों का भीमकाय आकार और उनके चंद्रमाओं की फौज, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की अपनी अलग कहानी, ये सब मिलकर एक बहुत ही डायनेमिक, गतिशील जगह बनाते हैं। स्रोत के आखिर में एक बात कही गई है कि हम इस पूरी विशाल मशीनरी का कितना छोटा सा हिस्सा है। ये सोचकर ही हैरानी होती है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है,
अगर हमारा सौर मंडल इतना विविध है, इतना जटिल है, तो क्या ब्रह्मांड में जो अरबों दूसरे तारे हैं उनके आसपास भी ऐसा ही कुछ नहीं होगा? क्या वहां भी ग्रह होंगे, उपग्रह? क्या वहां जीवन की संभावना हो सकती है जैसे हमारी पृथ्वी पर है? ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये स्रोत हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देता है। भविष्य में शायद इनके जवाब मिले। वाकई। चलिए, इसी सोच के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।